हेलो दोस्तों। अगर मैं ऐसी वॉर का बात करूं जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन लाई, जिसमें पूरी इकोनॉमी क्राइसिस हुई, फूड क्राइसिस हुई, सो वो दो ही वॉर है जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा और इकोनॉमी क्राइसिस हुई, प्लस लोगों की जान गई। इससे ना केवल सोल्जर्स की जान गई, सिविलियंस की भी जान गई, एज बिकॉज ये जो वॉर थी ये पूरे यूरोप के ग्राउंड में हो रही थी एंड यूरोप में सिविलियंस भी थे। And in today's video, we're going to have a discussion about how it spreaded, how it was continued, and how it ended. I am talking about the World War One. It is a part of my series of World War, in which firstly I'll be explaining you about the World War One. Then after a few days I'll be explaining about World War Two. So let's start. So World War के पहले हमें दिमाग में क्या याद आता है? डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ्स, और ये किसकी वजह से हुआ था? अब वर्ल्ड वॉर वन, कोई भी वॉर जो होती है उसका एक रीजन नहीं होता है, एक रीजन नहीं होता है उसका। द सेवरल रीजंस जो इंटरलिंक्ड होते हैं। द सेवरल रीजन, जैसे एक एक रीजन की वजह से आज की जनरेशन में कोई फाइट नहीं हो सकती। इवन दो से भी एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो फिर इस रीजन की वजह से हुआ था। मेन रीजन बाद में जाकर हुआ, पहले कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, वो बाकी जाके उसी कंट्रीज के साथ इंटरलिंक्ड हुए। इंटरलिंक्ड एज अ सेंस, ये अगर रीजन है तो दूसरे रीजन के साथ वो कनेक्टेड था। कैसे था? लेट्स फोकस ऑन इट। वर्ल्ड वॉर वन। So, World War One, also known as the Great War, lasted from 28th July 1914 11 November 1918। ये इस ड्यूरेशन में रही थी। वर्ल्ड वॉर वन एलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुई थी। एलाइड और एक्सेस पावर, सेंट्रल या एक्सेस पावर्स। और हम जाए तो मेन मेंबर्स एलाइड पावर, एलाइड इन्हें इसलिए बोल जाता है एक साथ थे। एलाइड का मतलब ये एक साथ होते हैं। सो एलाइड पावर्स में रशिया फ्रांस रशिया ब्रिटेन थे। बाद में जाके यूएसए भी ज्वाइन किया, लेकिन वो अलग रीजन थे। वो उसने वर्ल्ड वॉर टू में ज्वाइन किया, और वर्ल्ड वॉर वन में वो एक ऐसा ही देश था जिसको ज़्यादा इकोनॉमी एंड फूड क्राइसिस फेस नहीं करनी पड़ी। यूनाइटेड नेशन, जैसे मैंने बताया, एलाइज आफ्टर 1970 एकदम लास्ट में आए, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इससे। तो मेन मेंबर्स कौन थे इसके? सेंट्रल पावर्स यानी एक्सेस पावर्स के मेन मेंबर थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। ये जर्मनी है अपना। जर्मनी के बाद ये अपना ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर आता है उस टाइम का, और इसका मेन रोल है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर की वजह से ही ये पूरी वॉर गई थी, एक स्पार्क की वजह से। क्योंकि एक रीजन तो था नहीं, बहुत सारे रीजन जब एक साथ आते हैं तब एक स्पार्क की जरूरत होती है। जैसे 1857 के रिवोल्ट में हुआ, सारे एकजुट हो गए थे, सारे सोल्जर्स नवाब से एकजुट हो गए थे, बट एक स्पार्क किसने दी? मंगल पांडे। वैसे ही ऑस्ट्रियो हंगेरिया ने, ये जो डायनेमाइट का एक पहाड़ है जैसे, तो फिर उसमें स्पार्क देने वाला काम ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया में ही हुआ। मेनली ऑस्ट्रो हंगेरिया ने नहीं किया, लेकिन यूगोस्लाविया नाम के एक देश ने किया जो सर्बिया में था। लेट्स नो अबाउट। और ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया भी इसके मेन रीजन थे। कॉजेज इसके नहीं होते, जैसा मैंने बताया, सिंगल इवेंट, एक इवेंट नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं। सेवरल डिफरेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन इयर्स बिल्डिंग अप टू 1914, जैसे 1901 से ही वो स्टार्ट हो गए थे। न्यू इंटरनेशनल एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ जर्मनी, जर्मनी की एक नई पॉलिसी आई एक्सपेंशन की। जो 1890 के नए एम्परर थे जर्मनी के, विलहेल्म टू, उन्होंने एक इंटरनेशनल पॉलिसी लाई जिसका मेन मोटो था कंट्री को एक वर्ल्ड पावर में करना, जैसे सुपर पावर एक टाइप का बनाना। जर्मनी दूसरी पावर जैसे रशिया और फ्रांस हो गया, इन सबको एक
ये सब जर्मनी को एक थ्रेट समझते हैं जो उनकी लैंड मतलब वापस ले सकता है उनका लैंड। और उनकी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जैसे ब्रिटेन अगर हारा तो फिर ब्रिटेन के पास बहुत सारी कॉलोनियल सिटीज थी जैसे इंडिया, तो फिर वो भी जर्मनी के पास चली जाती है एंड एज अ रिजल्ट पूरी वर्ल्ड में जर्मनी का राज होता है। तो म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस कंट्रीज थ्रू आउट यूरोप मेड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स, यानी इसी देख को रखने के लिए जर्मनी से मतलब एज अ प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक कवर बिल्डअप किया अलायंसेस बना के, अलायंसेस डिफेंस एग्रीमेंट्स। जैसे अगर जर्मनी रशिया पे अब हमला करता है तो फिर फ्रांस भी उसका साथ देगा, तो ऐसा करके एक कंट्री पे अगर हमला होगा दूसरे कंट्री उसकी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। These treaties meant that if one country was attacked, allied countries were bound to defend. मतलब जो भी allied countries है जैसे ये इट इज रशिया, रशिया को अगर जर्मनी के थ्रू अटैक किया जाता है तो फिर ये फ्रांस है, फ्रांस भी उसको झेलेगा, फ्रांस भी वहां पे शामिल होगा। एक ट्रिपल अलायंस 1882 में फॉर्म की गई थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरिया और इटली के बीच में। यानी अगर जर्मनी पे अटैक होता है ऑस्ट्रिया हंगेरिया हेल्प करेगा, ऑस्ट्रिया पे अटैक होता है जर्मनी और इटली हेल्प करेंगे, और इटली पे अगर हमला होता है ऑस्ट्रिया हंगेरिया और जर्मनी हेल्प करेंगे। और इस बात को देखते ही अपने प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल इंटेंट बने थे, दोनों ट्रिपल है बट एक थी अलायंस एक थी एंटेंट, जो ब्रिटेन फ्रांस और रशिया कंक्लूडेड बाय 1907। यानी 1907 तक ये दोनों अलायंसेस बन गए थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट। तो अब पूरे यूरोप में क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगेरी इटली जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया उस टाइम के मेन पावर्स थे, इसलिए दो राइवल बन गए थे। अब दो ही बड़े देश बने थे, जैसे एक अलायंस बन गई, जैसे सोवियत यूनियन था तो एक टाइप का वो पूरे अलायंस बन गई। इंपीरियलिज्म, अब इंपीरियलिज्म में बहुत देखा गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर से पहले अफ्रीका और जो एशिया के पार्ट्स थे वहां पे यूरोपियन कंट्रीज का बहुत डोमिनेंस था। रॉ मटेरियल मतलब वो रॉ मटेरियल्स खरीदने आते लेकिन अपनी आर्मी वहाँ सेटअप कर लेते, वहाँ टेरिटरीज अपनी बना लेते। जो कंपटीशन बढ़ा इंपीरियलिज्म, यानी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो रॉ मटेरियल्स के लिए आई थी, स्पाइसेस के लिए आई थी, तो बहुत सारे आए थे यूरोपियंस उनके फायदे के लिए। तो फिर बहुत कंपटीशन था कि हम यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करेंगे ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि अगर 10 रुपीज़ में कोई भी स्पाइस खरीदी जाती थी इंडिया से, तो एज ऑफ देन ये 1000 से बैठी जाती थी, यानी अगर ये 1000 में खरीदी है तो वहाँ करोड़ों में बिकती थी। तो इसी वजह से कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होता। अब मिलिट्री भी लगे एंटर द 20th सेंचुरी, यानी 1900 का जब आया तो आर्म्स रेस बहुत बढ़ गई। 1914 तक आते आते जर्मनी के पास सबसे ज्यादा इंक्रीज था मिलिट्री बिल्डअप का, मिलिट्री सबसे ज्यादा जर्मनी के पास थी। ग्रेट ब्रिटेन और जो जर्मनी थे वो ग्रेटली इंक्रीज देयर नेवीज इन देयर टाइम पीरियड, नेवीज उन्होंने बहुत बढ़ाई क्योंकि उस टाइम नेवीज के थ्रू बहुत अटैक होते थे, नेवीज के तरफ ही ट्रेड होते थे। This increase in militarism helped push the countries involved into a war. ये भी एक मेन रीजन था क्योंकि अगर मिलिट्री बढ़ेगी तो फिर एक दूसरे पर कंट्रीज को कॉन्कर करने की भावना बढ़ेगी। Then nationalism. Much of the origin of the war was based on the desire of the Slavic peoples in Bosnia and Herzegovina to no longer be part of Austria-Hungary, but instead of a part of being सर्बिया। यहाँ पे आता है नेशनलिज्म, यानी बहुत सारे जो ओरिजिनेटिव्स थे, नेटिव्स थे, स्लाविक पीपल जो थे वो एक कंट्री बनाना चाहते थे, बॉस्निया 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 हेर्जोगोविना। जो थे वो ऑस्ट्रिया हंगेरिया का पार्ट नहीं रहना चाहते थे, वो सर्बिया के साथ मर्ज होकर एक कन्फेडरेशन बनाने चाहते थे, यूगोस्लाविया। स्लाव जैसे का है यूगोस्लाविया, ये बनाना चाहते थे। और ये नेशनलिज्म भी बहुत वॉर पे बढ़ा क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगेरिया जैसे मैंने बताया ट्रिपल अलायंस थी इनकी, इटली ऑस्ट्रिया हंगेरिया और जर्मनी की। तो अगर ये बाहर निकलते तो फिर इनका भी मेन डोमिनेंस हो जाता। तो असैसिनेशन ये स्पार्क जो दिया था, जैसे मंगल पांडे ने स्पार्क दिया था 1857 के रिवॉल्ट को, वैसे ही आगडूस के फ्रांस फर्डिनेंड
ये जो थे प्रिंस थे उस टाइम के ऑस्ट्रो हंगेरियंस के प्रिंस थे उस टाइम। तो फिर एक बार जब ये रैली के लिए सर्बिया आए थे अपनी कॉन्कर टेरिटरीज में, तो फिर इन पर क्या था, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज रेवोल्यूशनरीज थे यूगोस्लाविक के ग्रुप के। तो फिर ये किसके शॉर्ट हो गए थे, यानी सराजेवो बॉस्निया में जब ये आए थे अपने रैली के लिए, तो फिर ये एक सर्बियन एक्टिविस्ट और एक यूगोस्लाविक नेशनलिस्ट से अटैक हो गए थे, ये शॉर्ट कर दिए थे। मतलब पहले एक बॉम्ब गिराया गया था इनके ऊपर, वो फेल हो गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उस बॉम्ब से जितने लोग मरे थे उनको देखे, ये जब जा रहे थे तब एक रॉन्ग टर्न लिया इनकी कार ने, जैसे ये पूरा है, तो फिर यहाँ पे कार यहाँ पे आई और इन्हें जाना था इस साइड, लेकिन इस कार आई और यहाँ पे ये यहीं पे नेशनलिस्ट एक था, तो फिर यहीं पे इसने शॉर्ट कर दिया। तो इसी के बाद सर्बिया, क्योंकि यूगोस्लाविया सर्बिया के साथ मर्ज होना चाहता था, तो सर्बिया से रिलेट करके ऑस्ट्रियो हंगेरिया ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि और यहाँ पे सर्बिया जो था रशिया का अलायंस था, ट्रिपल अलायंस फिर बन जाती। तो सर्बिया पे अटैक हुआ तो रशिया ने उसका साथ दिया, उसके बाद ऑस्ट्रियो हंगेरिया अटैक कर रहा है तो फिर उसने जर्मनी का, फिर इटली और ऑस्ट्रो हंगेरिया ने भी साथ दिया, और ऑस्ट्रो हंगेरिया था ही, उसके जर्मनी और इटली ने साथ दिया, सर्बिया का रशिया और फ्रांस ने साथ दिया एज ट्रिपल एंटेट। यहाँ पे जैसे अगर जर्मनी है बर्लिन का, ऑस्ट्रियो हंगेरियन ने अगर सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो फिर सर्बिया की मदद रशिया करेगा, रशिया भी अटैक कर देगा ऑस्ट्रेलिया हंगेरी, जर्मनी के अलायंस है इसके साथ, तो फिर ये अटैक कर देगा रशिया पे, और इनकी अलायंस है फ्रांस और रशिया की, तो फ्रांस जर्मनी पे अटैक कर देगा। ग्रेट ब्रिटेन की भी अलायंस है फ्रांस के साथ, तो ये भी अटैक कर देगा, और जर्मनी और इटली की अलायंस है, तो फिर ये इन तीनों पे हमला कर देंगे। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर सिचुएशन की बन रिजल्ट ऑफ द असैसिनेशन, रशिया got involved as it had an alliance with Serbia. सर्बिया के साथ अलायंस थी, रशिया उस पर मर्ज हो गया। Germany then declared the war on Russia because Germany had an alliance with Austro-Hungary. उसके बाद जर्मनी ने भी रशिया पे वॉर कर दी डिक्लेयर, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरिया के साथ उसकी अलायंस थी और रशिया उसका एनिमी भी था, तो फिर राइवल भी था ऐसा टाइप का, तो फिर उसने उसके पास वर्ल्ड वॉर इसी वजह से स्टार्ट हुई। एक साथ एलाइड और एक्सेस पावर्स आए, दोनों राइवल्स बने बड़े, और क्योंकि ये मास स्केल पर यूरोप पे हो रही थी वॉर, तो फिर इसी वजह से यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी। ब्रिटेन उसके बाद जर्मनी पे कर देता है, क्योंकि उसने न्यूट्रल बेल्जियम पे अटैक किया था, और ब्रिटेन हैड एग्रीमेंट्स, क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट्स बनाए गए थे 1890 से, तो फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर बेल्जियम पे हमला होता है तो फिर फ्रांस और ब्रिटेन उसकी हेल्प करेंगे, तो ऐसा ही हुआ, फ्रांस और उसने हेल्प करी। Some of the major battles during the war included the First Battle of the Marne, Battle of the Somme, Battle of Tannenberg, Battle of गोलीवाली एंड बैटल ऑफ वर्दन। ये पहली बैटल थी जो लड़ी गई। फेजेस ऑफ द वॉर, ये बहुत फेजेस में रखी गई थी, क्योंकि यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट बड़ा है तो फिर अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में लड़ाई हो रही थी। The conflict developed on several fronts in Europe, Africa, and Asia. The two main scenarios were in the Western Front, where the Germans confronted Britain, France, and after 1917, the Americans. The second front was the Eastern Front, in which the Russians fought against Germans and Austro-Hungarians. After a brief German advance in 1914, the Western Front was stabilized and a long and brutal trench warfare started. It was a war of attrition. The Western Front remained immovable. Meanwhile, on the Eastern Front, the Germans advanced but not decisively. In 1917, two events changed the course of the war. The United States joined. 1917 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ने भी ज्वाइन कर लिया, और जो राइवल्स थी यूरोप की, यूरोप में बनी नहीं रही,
यहाँ पे अमेरिका भी शामिल हो गया। एलाइज में वो शामिल हुआ क्योंकि रशिया प्लस यहाँ हम देखें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंस जो 1776 में हुई थी, उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ था। तो फिर एलाइज उसने ज्वाइन की। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के बाद कन्फ्लिक्ट और बढ़े और सेपरेट पीस ट्रीटी भी साइन करी गई। Finally, after the German offensive in the spring of 1918, the Allied counterattack managed to force a decisive retreat of the German army, the fate of its Germany alliances. यानी अब क्या हुआ, 1918 में आते आते जर्मनी हारने लगी, अलाइड ने काउंटर अटैक करना चालू कर दिया यूएसए के साथ मिलकर, और जर्मनी में डीथ्रोन कर दिया गया, विल्हेल्म टू को सत्ता से हटा दिया गया, जो जर्मन एम्परर थे उस टाइम के। Brought about the signing of the armistice on November 11, 1918, the Great War was over. यहाँ पे 11 नवंबर जो 1914 में वॉर स्टार्ट हुई थी एज अ ग्रेट वॉर, वर्ल्ड वॉर वन, जो 1918 में एंड हो गई जर्मनी की हार के साथ और अलाइड पावर की जीत के साथ। तो अलाइड पावर जीती है तो एज अ सुपर पावर ही नहीं माना जाएगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे वहां पे। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आए क्योंकि अगर वॉर मिलिट्री में एक्सपेंशन कर रहे हो तो फिर मिलिट्री में एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर उसमें भी एक्सपेंशन होगा, इकोनॉमी जाएगी, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, फूड क्राइसिस आएंगी, बहुत सारी क्राइसिस आएंगी। इकोनॉमी में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर में जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सारा मनी खर्च किया। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन 60% ऑफ मनी उनका स्पेंड हो गया था। इकोनॉमी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी लास्ट ईयर्स में 60% उनका पूरा चला गया। कंट्रीज हैड टू रेज टैक्सेस एंड बोरो मनी फ्रॉम देयर सिटीजन्स, यानी रेज टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। एक कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ेगा जब उसका टैक्स बढ़ेगा, और बोरो करने लगे एज अ लोन सिटीजन से ही, यानी जैसे गवर्नमेंट सिटीजन्स को इस बार उल्टा हो रहा है, जो गवर्नमेंट है सिटीजन्स को जो मनी है प्रोवाइड नहीं कर रही है, इस बार सिटीजन से मनी लिया जा रहा है एज अ टाइप ऑफ टैक्सेस। और जैसे एक आएगा, अगर टैक्सेस बढ़ेंगे कमोडिटी जैसे ब्रेड है उसकी प्राइस बढ़ेगी। दे ऑल्सो प्रिंटेड मनी इन ऑर्डर टू बाय वेपन्स एंड अदर थिंग्स दे नीड फॉर द वॉर। उन्होंने मनी भी प्रिंट किया वेपन्स खरीदने के लिए और अदर थिंग्स जो उन्हें चाहिए थी, और इसी की वजह से इन्फ्लेशन देखनी गई सबसे ज्यादा जर्मनी में, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी जिसके बारे में आगे है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई जिसकी वजह से फर्स्ट पेमेंट में ही जर्मनी में भारी इन्फ्लेशन आ गई। जैसे अगर 2 मार्क किसी ब्रेड पैकेट का कॉस्ट था तो इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई तो एक बार में ही वो 1 करोड़ मार्क में बदल गई जर्मनी में। जर्मनी में 1 करोड़ मार्क्स में ही बढ़ गई जो उनकी करेंसी है वो। उसी के साथ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बहुत सारे थे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, 4 मोनार्कीज का एंड हो गया। मोनार्कीज, मोनार्की एज अ सेंस राजा को रूल था पहले। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आ गया था तो फ्रांस की भी मोनार्की चली गई थी, डिक्टेटरशिप आ गई। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन 4 मोनार्की कंट्रीज के साथ एंड हुई। सीजर निकोलस ऑफ रशिया बहुत कमजोर पड़ गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उसके बाद केसर विल्हेल्म ऑफ जर्मनी, जो हम जानते हैं विल्हेल्म टू, इनकी भी सत्ता चली गई। एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो एम्परर चार्ल्स थे उनकी भी सत्ता चली गई। सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर हैड टू स्टेप डाउन, मतलब खुद नीचे उतर गए। न्यू, क्योंकि पीपल का इतना रिवोल्ट हो गया होगा कि भाई फूड प्राइसेस इतने आ रहे हैं, भारी इन्फ्लेशन हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, वो उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर ऑटोमन एम्पायर ने खुद एज अ टाइप ऑफ रिजाइन कर दिया। न्यू कंट्रीज क्रिएटेड आउट ऑफ ओल्ड एम्पायर्स। अब देखो, अभी आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर नहीं है, ऑटोमन एम्पायर नहीं है, तो न्यू न्यू कंट्रीज उभर के आई। न्यू कंट्रीज स्टार्टिंग मर्जर आफ्टर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया, जो ऑस्ट्रिया हंगेरिया था वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गया, जैसे ये है ऑस्ट्रिया हंगेरिया,
तो फिर ये इसमें बट गया, इसमें बट गया, इसमें बट गया, बहुत सारे टुकड़े हो गए। उसके बाद रशिया और जर्मनी गिव लैंड टू पोलैंड। पोलैंड जो है, क्योंकि जर्मनी ने इन्वेड कर लिया था पोलैंड को, और पोलैंड की पूरी इंडिपेंडेंसी चली गई थी, पूरा डिपेंडेंट बन गया। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो थी वह पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, क्योंकि उस टाइम पे एलाइड पावर्स जीत गई। तो फिर जो भी लैंड बचा था, जो किसी के पास नहीं था, वो एलाइड पावर्स के पास चली गई। सो व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर बिकेम टर्की। जो भी ऑटोमन एम्पायर बचा था वो टर्की में पूरा शिफ्ट हो गया। मतलब ऑटोमन एम्पायर, पूरा ऑटोमन एम्पायर जो भी था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और एलाइड पावर्स के पास चला गया, और जो लैंड बचा उसको आज प्रेजेंट डे हम उसको टर्की के नाम से जानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, बहुत अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेज जानते हैं। वर्ल्ड वॉर चेंज सोसाइटी कंप्लीटली। बर्थ रेट्स डिक्लाइन, क्योंकि यंगस्टर्स मारे गए। यंगस्टर्स नहीं, फर्टिलिटी, यंगस्टर्स भी बहुत मारे गए, क्योंकि उस टाइम अगर वॉर की सिचुएशन है, सोल्जर्स चाहिए। सोल्जर्स कहाँ मिलेंगे? कंट्री से। कंट्री में क्या मिलेंगे? यंगस्टर्स, क्योंकि बूढ़े वो अब रख नहीं सकते। और ट्रेनिंग भी बहुत कम मिल रही थी। ट्रेनिंग कम मिलेगी तो फिर उन्हें ज़्यादा स्किल्ड नहीं होंगे, स्किल्ड अगर नहीं होंगे तो फिर वो जल्दी मरेंगे। तो बर्थ रेट्स डिक्लाइन हुए, फर्टिलिटी रेट कम हुए, इसलिए फर्टिलिटी रेट कम हुए ये, क्योंकि यंगस्टर्स चले गए तो फर्टिलिटी की कोई बचा नहीं। तो मिलियंस ऑफ यंग मैन डाइड, 8 million died, millions wounded, maimed, widows and orphans. Civilians lost their lands, क्योंकि कहाँ यूरोप में जंग हो रही थी, पूरे लैंड में हो रही थी, कैपिटल्स पे हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, सिविलियन अपने लैंड को खो बैठे, जो भी घर थे वो सब चले गए, और जो कंट्रीज के पास थे चले गए। जैसे ऑटोमन एम्पायर अगर टूटा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास चला गया उसका लैंड, तो सिविलियंस को अपना लैंड खोना पड़ा। रोल ऑफ वुमेन ऑल्सो चेंज्ड, रोल जो विमेन का रोल था वो भी बदल गया। दे ऑल्सो प्लेड अ मेजर पार्ट इन रिप्लेसिंग मेन इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, क्योंकि मेन अब ज़्यादा बचे नहीं थे फैक्ट्रीज एंड ऑफिस में, उन्हें रिप्लेस करने लगे। मैनी कंट्रीज के वुमेन मोर राइट्स आफ्टर द वॉर एंडेड, इंक्लूडेड द राइट टू वोट, जो अपना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज है, उसने वुमेन को राइट दे दिया वोट का। वुमेन भी वोट कर सकती थी और अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का उनका अधिकार। The upper classes lost their leading role in society, जैसे पहले से था। बिलीव ये अपर क्लास थे, प्रीस्ट हो गए, ये प्रीस्ट के बाद आते हैं जो वॉरियर्स हो गए। वॉरियर्स के बाद अपने ट्रेडर्स आते हैं, ट्रेडर्स के बाद, ट्रेडर्स तो नहीं लेकिन वहाँ पे पीजेंट्स आ जाते हैं। फिर पीजेंट्स इतने में पीजेंट्स आ जाते हैं। तो पीजेंट्स, तो सबसे ऊपर प्रीस्ट थे, वो अपनी पूरी जुड़ गए। मतलब उनका लीडिंग रोल चला गया, क्योंकि वॉर खत्म हुई, इकोनॉमी में मदद करना है भाई। चर्चेस अगर हैं तो फिर प्रीस्ट उस बात को नहीं कर पाएंगे। यंग मिडिल एंड लोअर क्लास मैन एंड वुमेन डिमांडेड अ से इन फॉर्मिंग देयर कंट्री आफ्टर द वॉर। देन ये था 1922 का यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, चेकोस्लोवाकिया बना। अब देखो न्यू कंट्रीज क्या बने। पोलैंड, जैसे ये हमें मिला था अपना दूसरा मैप, ये पोलैंड, यहाँ पे उनका नामो निशानी। ऑस्ट्रो हंगेरिया है, रोमानिया है, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारा एरिया। यूनाइटेड किंगडम रशिया फ्रांस के पहले था 1914 में, वर्ल्ड वॉर से पहले। अब वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया, यूरोप ऐसा दिखने लगा। स्पेन बना ही, पोर्टुगाल था, फ्रांस था, स्विट्जरलैंड था, इटली भी था, यूगोस्लाविया एक फेडरेशन बन गया जो बाद में जाके टूट भी गया। और चेकोस्लोवाकिया बन गया ऑस्ट्रेलिया। बस इतना सा रह गया, जिसकी आज कैपिटल वियना है। ऐसा ही बना पोलैंड। ऑस्ट्रिया हंगेरिया पूरा ही टूट गया। यूगोस्लाविया बन गया जो आज के टाइम पे टूट भी गया। अल्बानिया बन गया, बुल्गारिया था ही, रोमानिया था ही, रोमानिया से रोमानिया हो गया। हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का भी पार्टीशन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया या हंगरी अलग अलग कंट्रीज हो गए। पोलैंड हो गई, यूएसएसआर बन गया, जो भी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर भी चला गया था। ऑटोमन एम्पायर गया तो उसकी जो टेरिटरीज थी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन के पास चली गई, रशिया के पास, क्योंकि उस टाइम था। तो ये सोवियत यूनियन बन गया। सोवियत यूनियन पहले से रशिया था ही, तो फिर जब और कंट्रीज आए तो फिर ये सोवियत बन गया, यानी एक फेडरेशन बन गया। बहुत सारे कंट्रीज का एक फेडरेशन बन गया, बहुत सारे कंट्रीज का गठन बन।
ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स द मोस्ट हेटेड ट्रीटी, इट इज द मोस्ट हेटेड ट्रीटी। बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गई, बहुत सारे रूल्स थे इसके, तीन मेजर सेगमेंट्स थे। एयरफोर्स, जो अपनी एयरफोर्स है उसको पूरी तरह कट डाउन करना, और मिलिट्री रिड्यूस करना, एयरफोर्स को एकदम कट डाउन करना, कट डाउन पूरा कर देना, एयरफोर्स कट डाउन कर देना। और बहुत सारे रीजंस थे कि अब वो अटैक नहीं करेगा, अपना लैंड वापस लेना। लास्ट वाला बहुत था, बिल बिल पे करना पूरा वर्क, मतलब जितना भी खर्चा हुआ जर्मनी, मतलब गलती जर्मनी की ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हंगेरिया के प्रिंस को, मतलब सर्बिया को उकसाया जर्मनी ने, सारा इल्जाम आ गया जर्मनी पे। जर्मनी, फ्रांस और रशिया बोले, फ्रांस रशिया और ग्रेट ब्रिटेन बोले तुम ही बिल पे करोगे हमारा। इसकी लास्ट पेमेंट 2010 में जर्मनी ने पूरी की। और हम देखें तो फर्स्ट पेमेंट जो थी आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर, उसमें अगर देखें भारी इन्फ्लेशन छा गई, भारी इन्फ्लेशन छा गई, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन की वर्ल्ड वॉर से पहले। जैसे अगर एक ब्रेड पैकेट का कॉस्ट 2 मार्क था, वो लाखों में चला गया। On 28 June 1990, World War officially ended with the signing of Treaty of Versailles, यानी नवंबर 1918 में रुक गई, वॉर रुक गई, लेकिन सिचुएशन बनी रही। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एज अ पीस ट्रीटी, लेकिन पीस थी नहीं, मोस्ट हेटेड ट्रीटी थी। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम गोइंग टू अनदर वॉर, लेकिन था ज़्यादा इल्ज़ाम जर्मनी पे। लेकिन उस टाइम पे ये एक ऐसा महाशय पैदा हो गया था जो वर्ल्ड वॉर टू और ट्रीटी वर्साइल्स उसने ही तोड़ दी, एडोल्फ हिटलर, जिसने वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसके टेरिटोरियल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, वॉर रेपिटेशंस थे, और ये अलग अलग ट्रीटीज हैं जो अलग अलग साइन करी गई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मेन थी और मोस्ट हिटेड ट्रीटी ये भी है, क्योंकि भाई इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कंट्री में। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स है। टेरिटोरियल कॉस्ट, फ्रांस रीगेन एल्साके एंड लॉरेनिया, यूरोपन, ये सब हैं। लॉस्ट ऑल इट्स कॉलोनी एंड विक्टर्स एनेक्स्ड देम, यानी जो भी विक्ट्रीज थी, जैसे रशिया और ये जिन्होंने जीता था, वो सब ने अपना ले लिया लैंड वापस, लैंड वापस ले लिया, जर्मनी को एनेक्स कर लिया पूरा, जर्मनी पे अपना कर दिया, और एक बार डिस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया। उसके बाद ये सब बाल्टिक कंट्रीज हैं, टेरिटोरियल कॉजेस है, साले के सारे पौन है। पोलैंड ने भी, पोलैंड एक नया देश बना दिया, रशिया और अलाइड पावर्स ने जर्मनी से लैंड लेकर। मिलिट्री कॉजेस, जर्मन नेवी कम करोगे, रिडक्शन ऑफ आर्मी, इतने ही 130,000 लाख 1 लाख ट्रूप्स होंगे, प्रोहिबिशन ऑफ हेवी टैंक्स, टैंक्स नहीं हो सकते, एयरक्राफ्ट भी नहीं हो सकते, यानी नो एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट नहीं तो फिर नो एयरफोर्स। हैवी आर्टिलरी होगी, डीमिलिटराइजेशन ऑफ रेनल एंड लैंड रीजन, यहाँ पे भी मिलिट्री कम करनी पड़ेगी। वॉर रिपेरेशंस, यानी वॉर गिल्ट में, यानी सारा का सारा ब्लेम था जर्मनी पे डाल दिया गया, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है इतने लॉस और डैमेज के लिए, पूरा पे करना पड़ा उसका बिल। जैसे बताया 2010 में इसकी लास्ट पेमेंट वाज डन। पहली पेमेंट की बहुत सारी भारी इन्फ्लेशन आ गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, भुखमरी हो गई, पैमाइन हो गया। ये अदर ट्रीटीज हैं कुछ, ट्रीटी ऑफ न्यूरी साइन विद बुल्गारिया, बुल्गारिया के साथ साइन गई थी। सो स्मॉल Balkan countries suffered several territorial losses in the benefit of Romania, Greece and a brand new country Yugoslavia, जो आज के दिन टूट भी गया। यूगोस्लाविया बना गया था क्योंकि स्लाविक एक्टिविस्ट थे, तो अगर उनकी बात नहीं मान जाती एक और रिबेलियन हो जाता। ट्रीटी ऑफ सेवरस जो 1920 में साइन करी थी टर्की के साथ, क्योंकि सारा ऑटोमन रीजन का जो भी पार्ट था वो तो सब चला गया था रशिया रशिया और फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के पास, और नया कंट्री बना दिया चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। तो फिर ट्रीटी ऑफ सर्विस बहुत हार्ड थी, टर्किश नेशनल रेबेलियन में भी ये जाती है, इसकी वजह से ये टर्किश नेशनल रेबेलियन भी होता है जो कैंडल अतातुर्क ने लीड किया था। और ये वॉर जो थी ग्रीस के थी, और एनाटोलिया का उसने बहुत सारा रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, और ये थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। और जो
अदर ट्रीटीज थी जो साइन करी गई थी आफ्टर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब इसके बाद यूएसए भी ने ज्वाइन किया था। यूएसए मतलब यूएसए ने ज्वाइन किया लेकिन ज़्यादा उसके पास वो नहीं गया, मतलब ज़्यादा उसको क्राइसिस नहीं हो पाई क्योंकि उसने एकदम लास्ट में ज्वाइन किया, तो सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में बचा रहा। यूएस सबसे बड़ा देश बन गया, सबसे इकोनॉमी उसकी पावर हो गई, इसी वजह से वो अभी भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसने कोई ज़्यादा लॉस है नहीं किया। The mass mobilization of men led to the incorporation of women into the workforce, which was a major step. जैसा कि पता है women rights बढ़ने लगी, mobilization of factories में भी women काम करने के लिए, workforce भी बढ़ती रही। Soviet Revolution, Russian Revolution भी हुआ, and social crisis that followed the war encouraged workers in many countries to protest, creating a pre-revolutionary climate. Revolutionary climate छा गया, Russian Revolution हुआ, the extreme nationalism experienced during the war, coupled with the fear of communist revolution, increased the middle class populations of some countries to move on to the extreme right. Extreme right में भी countries को बढ़ाने का इतना हो गया. This created a hotbed of fascist movements also. Created a League of Nations. अब देखो जो यूनाइटेड नेशंस आज के दिन है, इसका जो पहला रूप बनाया गया था वह था कि कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, जो फेल हो गया था। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन की तरह था, लेकिन ज़्यादा कंट्रीज में से पार्टिसिपेट नहीं किया वर्ल्ड वॉर 1 की एंडिंग के बाद। और वर्ल्ड वॉर 2 की जब एंडिंग हुई, सबको समझ आया कि ऐसी वॉर वापस नहीं होनी चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन बना 24 अक्टूबर 1945 में। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ये सब डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए करना, वॉरफेयर को रोकने के लिए करना गया। यूनाइटेड नेशंस का प्रिकर्सर भी था ये। द लीग अचीव्ड सम विक्ट्रीज बट हैड अ मिक्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस का भी मिक्स रिकॉर्ड था, इसमें मिक्स था पूरा। इंडिया और वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल टेरिटरी थी ग्रेट ब्रिटेन की, तो इंडिया को तो जाना ही था। तो इंडिया की भी शर्तें थी वर्ल्ड वॉर 1 पे कि उसको आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो हुआ। और उसके बाद बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी ये समझा दिया है। द इंडियन आर्मी फॉट अगेंस्ट द जर्मन एम्पायर इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में इंडियन आर्मी, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने ईस्ट अफ्रीका में जर्मन एम्पायर के खिलाफ फाइट किया। वेस्टर्न फ्रंट में भी उन्होंने फाइट किया। दे ऑल्सो सर्व्ड इन प्लेसेस एज डाइवर्स एज फ्रांस एंड बेल्जियम, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, गैल्फोलिया, पैलेस्टीन एंड सिनाई। 70,000 से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स जो सर्व कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में, अपनी जान वो गवा बैठे। सर क्लाउड ऑकिनलेक, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, once said, एक बार उन्होंने कहा, ब्रिटिश couldn't have come through the wars if they had hadn't had the Indian army। मतलब इंडियन आर्मी अगर उनके पास नहीं होती, या चीफ सर क्लॉड ऑकिनलेक ने कहा था, कमांडर इन चीफ थे एक बार आर्मी के, तो फिर उन्होंने एक बार कहा कि ब्रिटेन इस वॉर को नहीं जीत पाता अगर इंडियन आर्मी उनके साथ नहीं होती। 100 million British pounds was given by India to Britain to fund their war, anticipating Dominion status and home rule। In return, 100 million British pounds इंडिया को ब्रिटेन को देने पड़े थे वॉर को फंड करने के लिए। The British raised men and money from India as well as large supplies of food, cash and ammunition। बहुत सारे मेन और मनी को लिया गया इंडिया से, लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड भी लिया गया, कैश भी लिया गया, एमिनेशंस भी लिए गए इंडिया से ब्रिटिश के द्वारा। कलेक्टेड बाय ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसीज, टैक्सेशन भी बढ़ा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी, तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ी क्योंकि ब्रिटिश भी ब्रिटेन उसके वॉल में था। In return, the British promised to award self-rule to India at the end of the war, which eventually was not delivered। मतलब उन्होंने बोला, प्रॉमिस तो किया ब्रिटिश ने, लेकिन as we know British was not a good penny। सो फिर क्या हुआ, सेल्फ रूल उन्होंने प्रॉमिस किया ताकि महात्मा गांधी और जो बाकी लीडर, सॉरी महात्मा गांधी तो उस टाइम आए ही थे, तो फिर आए ही थे, तो फिर जो भी लीडर्स थे वहाँ, लीडर्स को उन्होंने प्रॉमिस किया कि आफ्टर द वॉर विल ग्रांट यू सम राइट्स और सेल्फ रूल राइट्स इन इंडिया, विच इवेंचुअली वाज नॉट डिलीवर्ड जस्ट बिकॉज ये एक धोखा किया था इंडियन के साथ, जो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं देखा गया। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी सेना भेजने से मना कर दिया इंडिया ने, और इसके बाद ही इंडिया 1947 में आज़ाद हुई।
However, the war to end all wars turned out to be the opposite by ensuring Germany's economic ruin. जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन फेस किया, मैंने बहुत बेइज्जती हुई जर्मनी की, एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल की वजह से, वर्सेटाइल की वजह से द पोस्ट वॉर सेटलमेंट प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर वर्ल्ड वॉर। अब इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर टू की वजह से जागा और एक महाशय पैदा हो चुके हैं, जैसे बताया एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तोड़ दिया और 1939 में शुरुआत कर दी वर्ल्ड वॉर टू में। एंड द वीडियो फॉर दिस विल सून कम। वर्ल्ड वॉर टू की इन्होंने शुरुआत की 1939 से 45, जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, जैसे द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द अलायंस कंट्रीज, जर्मनी का बंटवारा भी किया, ग्रेट वॉल ऑफ ब्रिटेन भी, सॉरी बर्लिन भी किया गया, ईस्ट वेस्ट जर्मनी भी किया गया। उसके बाद बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल टॉक अबाउट on next video. Thank you. Please like, subscribe, and like, subscribe, and share this video.